अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। आ गए सारे कभी आ रहे हैं आस्ते आस्ते। चलो दो ही बच्चे हैं। अच्छा ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 3 लेयर आर्किटेक्चर्स एंड डेटा टाइप्स। 3 लेयर आर्किटेक्चर से क्या मुराद है कि इसमें हमारे पास 3 लेयर्स का स्कीमा होता है। इस किस्म का बेटा सेटअप होता है। एक लेयर ये होती है, एक लेयर ये होती है, एक ये होती है। ये पहली लेयर आपके पास, ये दूसरी, तीसरी। आवाज़ आ रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है। ये एक्सटर्नल होती है, ये कॉन्सेप्चुअल होती है, और ये जो होती है ये फिजिकल होती है। इसको बेटा हम डिटेल में आज देखेंगे। पहले तो हमें ये होना चाहिए पता कि 3 लेयर आर्किटेक्चर्स में जो है वो क्यों ज़रूरी है। इसमें बेटा आपके पास होता है 3 लेयर में कि तमाम के तमाम यूज़र्स जो होते हैं, जो इस्तेमाल करने वाले होते हैं, वो एक ही डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन डिफरेंट व्यू के लिहाज से। इसकी एक मैं आपको बेटा एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपने जो है वो लाहौर बोर्ड से अक्सर ने बेटा जो है वो एग्ज़ाम पास किया होगा। तो अब क्या होता है कि आपके पास मोबाइल है, किसी के पास जो है वो लैपटॉप है, किसी के पास जो है वो टैबलेट है। अब क्या करते हैं, आप ऑनलाइन जो है ना रिजल्ट अपना देख रहे हैं बेटा। जब आप ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं तो इसको अपना रिजल्ट मिलता है, इसको अपना रिजल्ट मिलता है, इसको अपना रिजल्ट मिलता है। मुख्तलिफ यूजर्स जो है वो सेम डेटा, एक ही डेटा बेस से जो है ना डेटा आप लेके आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, लेकिन उनके व्यूज जो है डिफरेंट होंगे। उनका डेटा भी डिफरेंट होगा, यानी इसके मार्क्स भी डिफरेंट होंगे, इसके मार्क्स डिफरेंट होंगे, इसके मार्क्स डिफरेंट होंगे, रोल नंबर, नेम वगैरह डिफरेंट ही होगा। सेकंड हमारे पास क्या होगा, all users are able to access the same data but different view. A user only see the data, not changed it. अब क्या करते हैं, क्या आप रिजल्ट में जो है नंबर कभी चेंज कर सकते हैं? कि मिसाल तौर पर आपके जो है फिजिक्स में सपोज जो है आपके आए हैं 60 मार्क्स आए हैं, तो क्या इसको आप 58 करेंगे? 58 तो वैसे भी नहीं करेंगे। क्या इसको आप 70 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई फेल है, क्या वो उस सब्जेक्ट में पास अपने आप को कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये होता है सिर्फ रीड ओनली। इसमें आप जो है ना चेंजिंग नहीं कर सकते। आप सिर्फ उतनी ही उसमें जो है अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जितना कि आपको जो है ना एडमिन या उस सॉफ्टवेयर का जो है मैनेजर जो है जो आपको अलाउ करेगा। मिसाल के तौर पर उसने आपको सिर्फ इतना अलाउ किया हुआ है कि आप जब इस पे बेटा पेज पे आते हैं, उसके रिजल्ट वाले पेज पे, तो आप अपना रोल नंबर ऐड करते हैं और साथ में जो है क्लास ऐड करते हैं, या फिर बाज़ औक़ात जो होता है वो ईयर या फिर उसके एग्ज़ाम की टाइप, यानी एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, उसको आप टाइप करते हैं। ये आप टाइप करते हैं और ये भी उतना टाइप करते हैं जितना कि उसके क्रेडेंशियल के मुताबिक हो। मिसाल तौर पर अगर आप रोल नंबर गलत टाइप करते हैं तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं शो करेगा, नॉट फाउंड का आपके सामने पेज खुल जाएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो मिला ही नहीं है, क्योंकि आपका रोल नंबर ही गलत था। तो ये क्या होता है बेटा, आपके पास जो होते हैं डिफरेंट किस्म से आप जो है व्यू ले सकते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए अपने अपने जो है वो हिसाब से देख सकते हैं। A user only see the data, not to change. A user should not know the physical data storage. आपको ये नहीं पता कि वो डेटा कहाँ पे रखा हुआ है। वो उस बोर्ड ऑफिस में है, या कहीं पे बड़े सर्वर पे है, या वो पाकिस्तान में है भी सही कि नहीं, या पाकिस्तान के किस शहर में है, या हो सकता है वो पाकिस्तान से बाहर रखा हुआ। आपको ये कभी अंदाज़ा नहीं होता कि एक्चुअल या फिजिकल डेटा कहाँ पे रखा हुआ है। डेटाबेस जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैन चेंज डेटाबेस विदाउट अफेक्टिंग द यूजर व्यू।
अब डेटाबेस जो होता है बैक साइड पे जो है वो डेटा चेंज कर सकता है बगैर इसको डिस्टर्ब किए। आपका जो व्यू है उसको डिस्टर्ब किए बगैर वो डेटा उसमें चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की वालदियत चेंज करनी है, हो सकता है उसके जो है वालिद के नाम के साथ जो है वो मोहम्मद जो है स्पेलिंग उसके MOH के साथ है, लेकिन आपने जो है MUH के साथ जो है वो लिखवाए हुए हैं, तो उसकी अगर आप वो चेंज करना चाहते हो उसमें, तो वो बैक साइड पे चेंज हो जाएगा। आपके इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी दूसरे तीसरे पे वो वैसे ही व्यू आएगा। जब वो अपडेट होगा तो आपको नाम जो है वो करेक्शन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इट इज़ अ सिक्योर वे टू रिस्ट्रिक्ट यूजर टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू डेटाबेस सिस्टम। अब जो है डेटाबेस जो है यूज़र जो है वो सिर्फ क्या कर सकता है कि अगर आपके पास ये लेयर है, यूज़र लेयर है यहाँ पे और यहाँ पे है कंसेप्चुअल है और यहाँ पे फिजिकल है, तो ये डायरेक्ट इसके साथ इंटरलिंक नहीं होता। ये सिर्फ जो है कंसेप्चुअल के साथ इंटरलिंक हो, कंसेप्चुअल इधर से होगा, फिर ये कंसेप्चुअल से आएगा और फिर इसके पास डेटा आएगा। ये डेटा जो है यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल के थ्रू मिलता है। दरमियान में ये एक आपके पास एक हर्डल रखी गई है कि आप डायरेक्ट अगर आप उसे कम्युनिकेट करें तो हो सकता है कि कुछ हैकर्स वगैरह जो है उसको जो है अपडेट कर दें, डिलीट कर दें या कोई इशू जनरेट कर दें। इस वजह से ये सिक्योर है। उसके बाद है देयर आर थ्री लेयर्स बिटवीन डेटा एंड यूजर सिक्योर डेटा, दीज लेयर आल्सो नोन एज लेवल। अब ये जो आपके पास ये है, ये एक आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको बेटा स्कीमा भी कहते हैं, लेयर भी कहते हैं, लेवल भी कहते हैं। पहला जो लेवल लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, दरमियान वाला जो होता है वो कम हाई होता है और जो आखिरी वाला होता है वो लो होता है। ये दरमियान वाला जो होता है वो मीडियम होता है, ना वो हाई इतना ज़्यादा तो ना लो होता है। यानी कि ये हाई लेवल से मुराद है ये आपको सामने नज़र आएगा, ये इतना सिक्योर नहीं होता, जबकि लो लेवल से मुराद है ये ज़्यादा सिक्योर होता है। लेवल ऑफ स्कीमा आपके पास है, एक आपके पास है एक्सटर्नल है, इसको हम कहते हैं स्कीमा, दूसरा आपके पास कंसेप्चुअल है और ये आपके पास जो है तीसरा फिजिकल है। ये भी हाई लेवल कहलाता है, इधर लिखा हुआ नहीं है, और ये हाई लेवल में आ सकता है या फिर इसको मीडियम भी कहते हैं। डायग्राम में बेटा हम देखते हैं ये हमारे पास पहला जो हमारे पास आ रहा है, ये देखें एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये कुछ काम कर रहा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक ही डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा है। अब डेटाबेस हम सपोज कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट जो है उसको देखना चाहते हैं। तो जब रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी का आप देखेंगे तो इसका अलग जो है वो अपना खोलेगा, इसका अलग खोलेगा, इसका अलग खोलेगा। अब इसी तरीके से आप सपोज़ करते हैं बेटा किसी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट से जो है ना कोई शॉपिंग करते हैं। अब साइट तो एक ही है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे चलो दराज की हम एग्जांपल ले लेते हैं, दराज की। तो दराज से क्या करते हैं कि ये जो भाई हैं ये क्लॉथ्स ख़रीदना चाहते हैं, ये जो है ये शूज़ ख़रीदना चाहते हैं और ये जो है ये वॉच ख़रीदना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि इनके पास अपना एक जो है वो सिस्टम खुला हुआ होगा, इसके पास अलग, इससे अलग। ये एक दूसरे को जो है ना वो इफ़ेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे और अपने-अपने सिस्टम जो है ना वो खोल के बैठे होंगे और ये सिस्टम जनरेट करके देता है कंसेप्चुअल स्कीमा। अब कंसेप्चुअल स्कीमा के मुताबिक इसको क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके मुताबिक वो चीज़ इसको प्रोवाइड करता है, इसको क्या चीज़ ज़रूरत है उसके मुताबिक प्रोवाइड करता है और इसको क्या ज़रूरी है वो प्रोवाइड करता है। फिर ये जो डेटा होता है, डेटा ये उठा के लेके आता है फिज़िकल लेयर से और फिज़िकल लेयर से फिज़िकल में क्या होता है बेसिकली यहाँ पे डेटा पड़ा होता है। अब जो कंसेप्चुअल होता है इसमें एक तो ये इंटरैक्ट करता है क्या-क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है, दूसरा यहाँ पे जितने भी आपके पास लॉजिक्स होते हैं वो पड़े होते हैं, जितने आपके पास रिलेशंस होते हैं वो पड़े होते हैं, जितने आपके पास फार्मूले होते हैं या फंक्शन वो पड़े होते हैं, जितने आपके पास स्टोर प्रोसीजर होते हैं वो पढ़े होते हैं, जितने आपके पास ट्रिगर होते हैं वो पढ़े होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेटाबेस में टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। स्टोर प्रोसीजर फंक्शन होते हैं, ट्रिगर्स भी एक छोटे से फंक्शन होते हैं जो कि ट्रिगर होते हैं, यानी कि वो चलते हैं जब कोई ख़ास इवेंट जो है वो फायर होता है। तो यहाँ पे जो है बेसिकली जो है फिजिकल डेटा नहीं होता, बल्कि डेटा के लिहाज से कुछ ना कुछ वहाँ पे ईआरडी भी यहाँ पे होता है। ठीक है, एंटी रिलेशनशिप डायग्राम यहाँ पे मौजूद होती है, किस तरीके से डेटा रिलेट होता है और बाकी जो है आपके पास जितने भी क्यूरीज वगैरह के लिहाज से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो यहाँ पे पड़े होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास फिजिकल डेटा पड़ा होता है। फिजिकल डेटा से मुराद क्या है कि ये आपके पास एक टेबल है, ये आपके पास आईडी है, ये नेम है और ये कॉन्टैक्ट है। 1 2 3 या आपके पास
A B C 0 1 1, तो ये आपके पास कोई डेटा है, तो एक्चुअल डेटा जो है ना यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, ये फिजिकल डेटाबेस आपको कहलाता है जी इस लेयर में। समझ आई बेटा तीनों की। एक हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल व्यू, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लेवल भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल स्कीमा भी कह सकते हैं। स्कीमा, लेवल, लेयर्स, ये एक ही चीज़ के नाम है। कंसेप्चुअल में हमारे पास वो स्कीमा वगैरह होता है, बेसिकली वो उसके जो लॉजिक्स होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जो फार्मूले होते हैं या फंक्शंस होते हैं, वो यहाँ पड़े होते हैं। और फिजिकल में एक्चुअल डेटा जो है वो एग्जिस्ट करता है, और यूज़र जो है डायरेक्टली जो है वो फिजिकल डेटा के साथ जो है वो इंटरैक्ट नहीं हो सकता, बल्कि उसको इंटरैक्ट होने के लिए दरमियान से पास करना पड़ता है कंसेप्चुअल को, और कंसेप्चुअल उसको अलाउ करता है कि क्या क्या डेटा कितना आपको चाहिए। और कंसेप्चुअल में क्रेडेंशियल्स भी होते हैं कि बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर एक यूज़र है, उसने अपना जो है आईडी जो है वो गलत टाइप किया है, तो यहाँ से ही उसको वापस भेज दिया जाएगा कि आपका भाई आईडी गलत है, आप आईडी एक्यूरेट करें। ये इसमें सारा लॉजिक डिफाइन होता है जिसमें वो एरर वगैरह दे देता है। एक्सटर्नल व्यू और एक्सटर्नल लेवल और स्कीमा। यूज़र व्यू, द डेटाबेस, जो भी यूज़र के पास होता है वो कि वो जो देखना चाहता है डेटाबेस से, जो लेना चाहता है वो वाली चीज़ें वहाँ पे शो होंगी। द सेम डेटा कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट यूज़र विद डिफरेंट क्राइटेरिया, हर एक अलग अलग क्राइटेरिया होगा और वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम की एग्जांपल दी थी। Different view maybe have different values such as age, date, roll number, subject mass, etc. तो ये सारे क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे हर एक के लिहाज से। अच्छा, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुख्तलिफ यूज़र्स जो हैं सेम डेटा देख रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये मे का मतलब है कि लाजमी नहीं है कि वो डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप न्यूज़पेपर की जो है ना वेबसाइट खोलते हैं, मैं जो खोलूँगा मुझे भी वही न्यूज़पेपर आएगा, सेम साइट अगर सपोज हम खोल रहे हैं, तो कोई और खोल रहा होगा उसको भी सेम, कोई और होगा, तो सबको एक ही चीज़ नज़र आ रही होगी। ऐसा भी होता है कि सेम व्यू जो है ना सबको नज़र आ सकता है, इसमें भी एक पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन आर रिटन इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल स्कीमा। जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो एक्सटर्नल स्कीमा या एक्सटर्नल व्यू के लिहाज से डिज़ाइन की जाती हैं कि आपको क्या चीज़ जो है यूज़र को दिखानी है। मिसाल के तौर पर अब जो है यहाँ पे हमदराज डॉट पी के की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जो है हम कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो आपको क्या उसकी इमेज दिखा देगा, उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दिखा देगा, उसकी जो है प्राइस दिखा देगा, और साथ में जो है उसका चेकआउट या चेक इन या वो आपको दिखा देगा। तो ये चीज़ें वो आपको दिखा देगा, लेकिन वो कभी आपको ये नहीं दिखाएगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस वो नहीं दिखाएगा कि उसने कितने की परचेज़ की और कितने की बेच रहा है। वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि वो ये चीज़ें कैसे और किस तरीके से लेके आ रहा है। वो आपके पास वो स्मगल लेके आ रहा है या प्रॉपर तरीके से परचेज़ कर रहा है या किस तरीके से, ये चीज़ें वो कभी नहीं बताएगा। वो कट्टी उठा रहा है, चाइना से मँगा रहा है, कहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे हाइड करता है। तो यहाँ पे जो होता है वो डिज़ाइनर के पास होता है, वो जो आपको चीज़ें चाहिए होती, जो उनके व्यू के मुताबिक ज़रूरी होती है, वो सिर्फ़ वही शो करते हैं। एक्सटर्नल व्यू में आपको सिर्फ़ वही चीज़ें शो होती हैं। अगरचे वो कॉस्ट प्राइस सारी चीज़ें डेटाबेस में मौजूद होती हैं, लेकिन वो आपको शो नहीं कराते, क्योंकि वो उस कंपनी के अपने फ़ेवर के लिए होती हैं। द एक्सटर्नल व्यू इज़ कंप्यूटर व्हेन एक्सेस्ड, इट इज़ नॉट स्टोर्ड। ये स्टोर नहीं होता, बल्कि ये जब एक्सेस किया जाता है उसी वक्त ही आपको जो है ना ये जनरेट करके दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, इस डेटा को एक्सेस किया तो उसी वक्त कंसेप्चुअल लेयर एक आपके पास स्कीमा जनरेट करेगी और आपको शो कर देगी। ये कंप्यूटर डेटाबेस खुद ही है, ये जो दरमियान में स्कीमा वाला होता है, ये कंसेप्चुअल लेयर ये खुद ही जनरेट करके देती है। Translation from the external level to conceptual level is done automatically by DBMS। ठीक है, आपको बता दिया कि ये ट्रांसलेशन यानी कि एक्सटर्नल लेवल को किस तरीके से उन्हें शो करना है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम खुद ही कर देता है। द कंसेप्चुअल स्कीमा कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन। कंसेप्चुअल को भी आप चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई आपके पास रिलेशनशिप है या कोई डेटा है, या उनको आप अगर चेंज करना चाहें, वैल्यू अपडेट करना चाहें, या कोई और स्कीमा बनाना चाहें, कोई और लॉजिक बनाना चाहें, वो भी चेंज कर सकते हैं हम। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि बाज़ औक़ात आपके पास
ऑफर्स आती हैं डेटा की या जैज़ की तरफ से, या फिर आपके पास टेलीनॉर की तरफ से कोई ऑफर्स आती हैं, तो ऑफर्स वाले वो बताते हैं कि जी ऑफर्स हमारे पास ये एक आई है, और उसका स्कीमा ये होता है कि अगर ये टाइम 7 से 10 बजे अगर दरमियान टाइम हो, तो उस वक़्त जो ऑफ़र जो है इनएक्टिवेट हो, उस ऑफ़र से वो फ़ायदा ना उठा सके। ये लॉजिक डिज़ाइन करके इसको दिया जाता है। कुछ अरसे बाद वो देखते हैं कि यूज़र जो है इस ऑफ़र से जो है वो ज़्यादा मुतनफ़्फ़र हो रहे हैं, उनको इस वक़्त जो है ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो टाइम को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, यानी कि वो 7 की बजाय उसको कर देते हैं 8 से कर देते हैं 9, यानी कि 1 घंटे के लिए वो ऑफ़र मौजूद नहीं होगी। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेट हो रही होती हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा में। अब इसका किसी डेटाबेस के साथ ज़्यादा लिंक नहीं होता और ना ही उसके साथ एक्स्ट्रा। जब आप देखेंगे तो आपको एक मैसेज शो हो जाएगा कि ये ऑफ़र इस टाइम के लिए मुयस्सर नहीं है। तो ये कॉन्सेप्चुअल में ही सारी चीज़ें आप ऐसे लॉजिक वगैरह आप बनाते हैं। और आपको बगैर चेंज के, एप्लीकेशन को बगैर आपको किसी किस्म का तब्दील किए आप ये बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्जांपल आ गई आपके पास, ये देखें आपके पास है लाहौर बोर्ड की, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है जिसमें आप जो है एंटर करते हैं अपना रोल नंबर। अगर रोल नंबर सही होगा, उसके ऊपर क्रेडेंशियल लगी होती हैं, तो आपको रिजल्ट शो कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम टाइप है कि आपका एनुअल है या फिर आपका जो है वो सप्लीमेंट्री है, ईयर कौन सा है उसमें, और आप जब व्यू करेंगे तो आपको रिजल्ट शीट जो है वो शो हो जाती है जिसमें आपके मार्क्स वगैरह की डिटेल्स होती है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट आते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ हम जो है ये किसी चीज़ में या जीमेल में, आप जो समझ लें कि हम एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ उसको जो है वो डेटा जो है उसके लिए हमें एंटर करना पड़ेगा। जैसे आपके पास नाम है, ये फर्स्ट होता है और ये लास्ट होता है। उसके बाद है आपने अपने यूज़र नेम बताना है कि @gmail कौन सा आपने वहाँ पर अपने अकाउंट का नाम रखना है, कौन सी आईडी का नाम रखना है। फिर आप पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे कि वो पासवर्ड दोनों मैच करते हैं या नहीं करते। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है, और यहाँ पे आपने अपनी जेंडर शो करनी है, और अपना मोबाइल नंबर देना है, और आपका जो है ईमेल एड्रेस और लोकेशन के बेस पे आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे आप रहते हैं। अब ये जितना भी डेटा होता है, आप जो एंटर कर रहे होते हैं, ये यहाँ से कॉन्सेप्चुअल में जाता है, कॉन्सेप्चुअल से होता हुआ डेटाबेस में टेबल के अंदर स्टोर हो जाता है जिसमें ये सारी फील्ड्स बनी होती हैं। फिर जब भी आप जो है कभी इस तरीके से आपका अकाउंट वो जनरेट कर देता है, और जब भी आप इसको जो है कभी आपका अकाउंट सपोज करते हैं कि पासवर्ड भूल जाता है या बाद औक़ात कोई इशू आ जाता है, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। मिसाल तो वो पूछता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, जो आपसे कुछ सीक्रेट क्वेश्चन और इसके अलावा भी पूछ सकता है। वो आप एंटर करते हैं, अगर वो मैच करता है वो ठीक है, तो फिर आपको न्यू पासवर्ड जो है जनरेट करने की इजाज़त दे देता है। और उनके पास ये एक रिकॉर्ड भी होता है कि ये पहले यूज़र जो है अपना आईडी बना चुका है। अगर आप सेम क्रेडेंशियल के साथ अगेन जो है आईडी बनाएँगे, तो वो कहेगा कि ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, आप कोई और चूज़ करें। तो ये सारी डेटा जो है, डिटेल जो है, ये हमारे पास कहाँ जा रही होती है, या यूज़र के पास होती है। यूज़र सिर्फ़ इनको देख सकता है और इनमें एंटर कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है और भी काफ़ी डिटेल्स हों, लेकिन वो हाइड की जाती है, वो यूज़र को नहीं दिखाई जाती। यूज़र को सिर्फ़ वो डिटेल दिखाई जाती है जो सिर्फ़ यूज़र के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, जो कि किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचता जिसकी वजह से कंपनी वगैरह को। आवाज़ आ रही है बेटा सबको? यस सर। समझ भी आ यस रही है? सर। नो सर, मुझे समझ नहीं आ रही। किस चीज़ की बेटा? सर ये जो आप समझा रहे हैं। एक्सटर्नल व्यू की? जी। एक्सटर्नल सिंपल बेटा, जो आपके पास इंटरफेस आता है ना, पहले जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन होते हैं, जो आपको नज़र आता है पेज, या जहाँ पे आप जो है वो यूज़र का आईडी वगैरह बनाते हैं, तो आपको जो फील्ड्स नज़र आते हैं, तो वो आपके पास एक्सटर्नल व्यू होता है। ठीक है? जैसा कि आपने फेसबुक खोली, फेसबुक के ऊपर आपके पास वो पोस्ट नज़र आ रही होती हैं आपको। आपको सारे उसमें डेटा नज़र आ रहा होता है, वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल व्यू होता है। अगर आप किसी चीज़ का ईमेल एड्रेस बनाते हैं, उसमें आप जो डेटा एंटर करते हैं, वो एक्सटर्नल व्यू होता है। जब आप जो है कोई रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, तो वो आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं, तो आपके सामने जो शीट्स खुलती है, वो सारा एक्सटर्नल व्यू होता है। तो यूज़र के सामने जो चीज़ खुल रही होती है, जो आपको मिल रही होती है, नज़र आ रही होती है, वो सिंपल जो है एक्सटर्नल व्यू होता है। समझ आई अब?
यस सर। चलो, अब ये एक और एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये एक्सप्रेस अखबार है, तो ये सेम ही होगा, हर जगह पे भी होगा, जहाँ पे भी आप देखेंगे अखबार में कुछ खबरें अच्छी तो नहीं है खैर। चलो, तो ये आपके पास जो भी देखेगा उसको, तो ये आपके पास, अब देखो ना, ये अखबार की, अब जब वेबसाइट खोलेंगे एक्सप्रेस की, तो आपके सामने ऐसा एक अखबार आपके सामने खुला हुआ है, ये आपके पास सिंपल जो एक्सटर्नल व्यू है, ठीक है, जिसमें आप रीड कर सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड उसकी लेयर की तरफ, जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल। Conceptual level is at higher level than the physical. It is also known as the logical. It describes how the database appears to the users. ये बताता है कि यूज़र के सामने डेटा किस स्टाइल में जो है वो जाएगा, उसके बाद में जो फॉर्म्स वगैरह हैं, जो फील्ड्स वगैरह हैं जो आपके सामने खुल रही होते हैं, जो पेज या इमेज वगैरह होती हैं जो आपके सामने ओपन हो रही होती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्चुअल में। उसके अलावा कंसेप्चुअल जो है वो आपके जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी आपके साथ जो टेबल्स होते हैं मुख्तलिफ, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, उसको भी ये जो है ना अपने अंदर स्टोर रखता है। इट डिस्क्राइब हाउ द डेटा अपीयर्स टू द यूजर conceptually and the relationship between various data tables, ठीक है, कि डेटा टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या ईआरडी होता है, एंटी रिलेशन डायग्राम्स होती हैं, उसको ये रखता है। द कंसेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर फॉर हाउ द डेटा इन द डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड। इससे कोई सरोकार नहीं है कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि डेटाबेस में ये एक डेटा जो है, जो बनाया गया है, जहाँ पे है आईडी है, जहाँ पे नेम है, जहाँ पे फादर नेम है, जहाँ पे आपका सेल नंबर है। अब इस तरतीब में जो है डेटा स्टोर किया गया है, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है जो आपको शो कर रहा है, उसमें आपका पहले जो आता है वो नेम आ जाता है, फिर फादर नेम आ जाता है, फिर सेल आ जाता है। अब देखा जाए तो इसकी जो है तरतीब उसकी तरतीब से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये उसके मुताबिक ही उसको डील कर रहा है इस तरीके से, तो उसके मुताबिक उस चीज़ों को डील कर रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द कंसेप्चुअल लेवल डज नॉट केयर फॉर हाउ द डेटा इन अ डेटाबेस इज एक्चुअली स्टोर्ड, इट सपोर्ट्स ईच एक्सटर्नल व्यू व्हेन एवर यूजर नीड द डेटा, इट मस्ट बी अवेलेबल हियर। अब ये क्या करता है कि जब भी यूजर को डेटा चाहिए होता है, वो इसमें ऑलरेडी मौजूद होता है, वो सिंपल उसको जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है कि ये आपका डेटा है। प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वर्क एट दिस लेवल। इस लेवल पे कौन काम करता है? प्रोग्रामर काम करता है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। यानी कि जो फिजिकल डेटा वो तो स्टोर हो गया, अब वो यूजर को कैसे दिखाना है, उसके ऊपर कौन से फार्मूले लगाने हैं, कौन से फंक्शन उसके ऊपर लगाने हैं, कौन सा लॉजिक उसके ऊपर बनाना है, कौन सा रिलेशनशिप उस पर कायम करना है, ये कौन करता है? ये प्रोग्रामर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो इस लेवल पे ये लोग काम करते हैं। इसके एग्जांपल में भी आपको मजीद इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। कंसेप्चुअल में जो होता है, इट स्टोर द लॉजिक ऑफ डेटा, इट टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, द फंक्शंस और द कंस्ट्रेंट्स ऑन अ डेटा। डेटा पे जो आप जो है किसी किस्म की अगर आप कंडीशंस लगाते हैं, उसे कंस्ट्रेंट बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर जो होता है यहाँ पे मौजूद होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोरेज वैल्यू, इधर द फिजिकल स्पेस और द डेटा चेंज, इसके ऊपर नहीं, उस पर होता है कि डेटा जहाँ पे पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में है या फिर दूसरे मुल्क में है, तो इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने अपने लॉजिक की बेस पे काम करना है, डेटा जहाँ पड़ा है वो इसको मिल जाना है और इसने उसके ऊपर वर्क करके आगे यूजर को शो कर देना है। इट होल्ड द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट। तो ये ईआरडी मॉडल भी हमें जो है वो दिखाता है। ईआरडी मॉडल बेसिकली क्या होता है? मुख्तलिफ टेबल्स होते हैं बेटा, इन टेबल्स के दरमियान जो होता है ना वो रिलेशनशिप होता है, वो वन टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है, तो उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को शो करता है। अब उसकी एक एग्जांपल भी आपको रिलेशनशिप की यहाँ पे मिल जाएगी। ये एक जो है डेटाबेस बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो ऐड किए जाते हैं, और उसके फ़ोटो एल्बम का ये सिलसिले में एक जो है बनाया गया है डेटाबेस। अब ये आपके पास है एल्बम है, ये रिलेशनशिप जो है ना ईआरडी डायग्राम है, बेसिकली ईआरडी डायग्राम, ठीक है, यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एंटिटीज़ हैं और ये इनके दरमियान रिलेशन कायम हो रहा है। अब क्या हुआ है कि एक एल्बम जो है, एल्बम एक होगा, उसमें एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ हो सकते हैं, ये इसके मुराद है वन टू मैनी। इसी तरीके से एक फ़ोटोग्राफ के साथ
कई टैग्स हो सकते हैं। ये आपके पास आएगा मैनी टू मैनी, यानी एक के साथ मैनी, बहुत से रिलेशन बहुत से फोटो के साथ हो सकते हैं। उसके बाद जो है एक लोकेशन पे जो है, ये लोकेशन के लिहाज से नेम और शॉर्ट नेम वगैरह जो है लोकेशन के लिहाज से सिर्फ जो है एक लोकेशन पे कई फोटो जो है वो स्टोर हो सकते हैं। लोकेशन एक होगी, फोटो कई स्टोर होंगे, ये भी वन टू मैनी है। इसी तरीके से एक फोटो के जो है ना वो उसके ऊपर कई कमेंट्स लिखे जा सकते हैं। एक फोटो के ऊपर जो है ना कमेंट्स कई आ सकते हैं। ये आपके पास एक से वन से मैनी है। और जो है अपडेट हिस्ट्री जो होती है वो हर एक फोटो की अलग अलग होगी, तो ये हर एक वन टू वन होता है। समझ आ रही है बेटा रिलेशनशिप की, वन टू वन और मैनी टू मैनी इसमें जो यूज हो रहा है ज्यादातर। और ये जो पूरा सेटअप बन रहा है ये बन रहा है बेटा ERD यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। और ये कहाँ पे बनती है, ये कंसेप्चुअल लेवल में बनती है, वहां पे जाके ये आप सारी चीजें डिजाइन करते हैं। अब आ जाता है इसका इंटरनल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल का क्लियर हुआ बेटा सबको? इंटरनल लेवल आर द फिजिकल या फिर लो लेवल स्कीमा। दिस इज द लोएस्ट लेवल इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर। इट इज आल्सो नोन एज द इंटरनल लेवल। ये सबसे आखिर वाला लेवल होता है और इसी के अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। द फिजिकल लेवल डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि डेटाबेस में डेटा एक्चुअल किस तरीके से स्टोर किया गया है। इन द लोएस्ट लेवल दिस डेटा इज द डेटा इज स्टोर्ड इन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड अ लिटल हाई लेवल से मुराद है बिट्स के अलावा वो फाइल्स और फोल्डर में भी जो है ना डेटा स्टोर किया जाता है। और इसको जो है मैनेज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि डेटा किस किस्म का कहाँ पे पड़ा हुआ है। जैसे कि आपके पास होता है फाइल्स एक्सप्लोरर जैसे होता है, वैसे ही काम करता है। द फिजिकल लेवल आल्सो डिस्कस्ड कंपैरिजंस एंड इंक्रिप्शन टेक्निक्स। इसमें क्या होता है कि किस तरीके से डेटा को आपने या तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखना है या फिर उसको सेम फॉर्म में रखना है, या डेटा के दरमियान जो है बाज़ औक़ात ऐसे स्पेसेस होती हैं जिससे वो ज़्यादा हार्ड डिस्क की स्पेस ले रहा होता है। उन स्पेसेस को ख़त्म करके डेटा एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा जाता है, उस अमल को कहते हैं कंप्रेशन। तो वो कंप्रेशन और इनक्रिप्शन का होता है, कोडेड में डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो रखना होता है वो आ जाता है। तो ये चीज़ें आप जो है उसके अंदर ही आता है, फिजिकल लेयर में आता है। डेटा इज मैनेज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट फिजिकल लेवल। आपका जो OS सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वही इसको अरेंज कर रहा होता है, वही इसी को मैनेज कर रहा होता है आपके डेटाबेस को। चले जी, ये आपके पास बेटा 3 लेवल जो आर्किटेक्चर यहाँ पे बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम कोई स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपकी अटेंडेंस हो जाए बेटा ज़रा। ओके, अब हम बेटा नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है क्यूरी स्ट्रक्चर। वो पहले हमने देखा था कि डेटाबेस कैसे होता है। अब क्यूरी का क्या स्ट्रक्चर होता है। जब हम क्यूरी लिखते हैं, जो चीज़ हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया सेलेक्ट क्यूरी की। सेलेक्ट सेलेक्ट लिस्ट कि क्या क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, फ्रॉम किस जगह सेलेक्ट करनी है, वेयर आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बता दें क्या क्या उस पर कंडीशन आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये आपको 2-3 एग्जांपल मैं दूंगा, उससे क्लियर हो जाए। मिसाल तो आप सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम, TBL सैंपल कर लेते हैं एंड बस इधर ही हम करना चाहते हैं। तो ये हमें जो है नाम उसके शो कर देगा। ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर। अब यहाँ पे जो है सैलरी है ना, सैलरी के ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं। सपोज हम सैलरी के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि सैलरी इज़ ग्रेटर दैन आपके पास फर्ज करें 50,000। तो जिसकी 50,000 से ज़्यादा सैलरी होगी वो यहाँ पे शो होगा। जी हम ना को मसला बेटा। सर बस यहाँ से समझ नहीं आ रही। ये क्यूरी स्ट्रक्चर से जी।
अच्छा, क्यूरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, अगर आपने डेटाबेस से कुछ ना कुछ डेटा लेना है या उसमें से कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं, आपके पास डेटाबेस में डेटा स्टोर है, ये देख रहे हैं, ये जैसे टेबल ये पड़ा हुआ है नीचे, ये पूरा जो है टेबल पड़ा हुआ है डेटाबेस में। अब आप क्या करते हैं कि आप इसमें से कुछ डेटा आप लेना चाहते हैं या यूज़र को दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो क्यूरी के ज़रिए आप उसको दिखाएँगे। बेसिकली जो आपके ऊपर जो पहली लेयर के ऊपर जो है ना, जो आपकी एक्सटर्नल लेयर्स होती है, उसके ऊपर सिर्फ आपको ये शो हो रहा होता है, यहाँ पे नेम शो हो रहा होता है, ये जो चीज़ भी होती है। तो वो डेटा कहाँ से आ रहा होता है, यहाँ से। और डेटा किस वजह से आता है, ये आप क्यूरी उसकी बना के लिखते हैं, ठीक है। उसकी क्यूरी आप जनरल क्यूरी लिख देते हैं, जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो डेटा यहाँ पे उसको शो हो रहा था। जिस मिसाल के तौर पर जब आप बोर्ड के एग्जाम ये बोर्ड की वेबसाइट पे आप देखते हैं, तो आप अपना रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अब रिजल्ट के आप टेबल में आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वो शो नहीं कराता। मिसाल के तौर पर हो सकता है वहाँ पर आपकी एज हो, यहाँ पे आपकी फ़ीस सबमिटेड है वो हो, और इसके अलावा भी आपके पास जो होता है वो एग्ज़ाम जो होते अपीयर्स वो हो, और इसके अलावा कुछ डेटा ऐसा हो सकता है जो कि आपको मतलब उधर शो ना करा रहा हो। लेकिन आप क्या शो क्या होता है, कभी आपको फ़ीस शो हुई है ऊपर? नहीं हुई। तो वो क्या होता है कि वो सारे टेबल में से सिर्फ़ वही चीज़ आपको शो कराता है जो आपको ज़रूरत होती है। और वो शो कैसे कराता है? शो ऐसे कराता है कि यहाँ पे वो टेबल वो क्यूरी लिखता है। अब डिफरेंट क्यूरी अभी हम देखते हैं तो आपको सारी चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक है, अब ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, ये नीचे एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल सैंपल। स्टार का मतलब होता है ऑल। जितनी भी चीज़ें सारी की सारी आपको शो करा देगा, जितने इसके कॉलम हैं सारे, जितने कॉलम में इनकी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब आपको शो करा देगा। ये क्यूरी इस्तेमाल होती है तब जब आपको सब का सब डेटा जो है ना किसी टेबल से लेना हो। अब अगर हम नेक्स्ट करें, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम टीबीएल सैंपल। अब ये क्या करेगा, अब ये सिर्फ आपको तमाम टेबल के जो है ना, ये वाली चीज़ सिर्फ ये दिखाएगा, ये चीज़ नहीं दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ बताया कि हमें आईडी चाहिए और नेम चाहिए, इसमें से सिर्फ ये दो चीज़ें दिखाएगा। ये क्यूरी है आपके पास अगर आप कोई चीज़ कम देखना चाहते हैं, वो चीज़ सब देखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसमें आप कंडीशन भी आ गई है। अब क्या कहता है कि वो कहता है कि सिलेक्ट नेम, आप नेम सेलेक्ट करें, जैसा कि जी बेटा बोलें शाबाश, अगर कोई इशू है तो। जी आमना। ओके, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीबीएल सैंपल वेयर आईडी इज 3। जहां पे आईडी उसको 3 मिलेगी, उसमें से सिर्फ वो जो है नाम आपको दिखा देगा, ठीक है। अगर आप करते हैं कि नाम के साथ आप करते हैं कि मुझे सैलरी भी दिखाए, तो ये कॉमा लगा के सैलरी कर देंगे, तो ये साथ में सैलरी भी आपको दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इसका सारा रिकॉर्ड दिखा दे, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल आप जो है ना वो स्टार डाल देंगे और साथ में ये लिख देंगे। स्टार से मुराद है वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड दिखाएगा, लेकिन जहाँ पे आईडी सिर्फ होगी 3, बाकियों का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कंडीशन हमने अप्लाई की हुई है कि जहाँ पे आईडी 3 है उसका सारा रिकॉर्ड हमें जो है वो शो करा दे। इस तरीके से वो शो करा देगा आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। हमारे पास जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप होती हैं, डेट एंड टाइम के लिहाज से डेटा टाइप होती है, करेक्टर एंड स्ट्रिंग के लिहाज से होती है, यूनिक कोड होती है, बाइनरी होती है, और मिसलिनियस भी कुछ होती हैं डेटा टाइप्स, जो कि इन डेटा टाइप से कुछ हट के होती है। वन बाई वन इनको भी बेटा देख लेते हैं। हमारे पास जो होती है न्यूमेरिक डेटा टाइप में आ जाती है, बिट आ जाती है जो कि 0 और 1 के दरमियान होती है। टिनी इंट आ जाता है जो 0 से लेकर 255 तक होता है, यानी कि मिनिमम इसकी वैल्यू आपके पास ये होती है और मैक्सिमम ये वैल्यू होती है। मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज आपको बताई गई है। स्मॉल इंट में इसी तरीके से होता है। बिग इंट इसकी वैल्यू उससे भी ज़्यादा होती है। और आपके पास जो है आ जाता है फिर डेसिमल। डेसिमल में आपके पास जो है ना पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है 1, बेसिकली लिखिए 10 रेज़ पावर -38
सॉरी, ये माइनस इधर आएगा, से लेकर ये आपके पास होती है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻38 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि मिनिमम यहाँ से लेकर इतने तक आपके जिसमें रेंज आ सकती है। उसके बाद नुमेरिक में भी ऐसा होता है, इसमें सिर्फ ये होता है कि आप इसमें जो है डेसिमल पॉइंट होता है, इसमें डेसिमल नहीं होता, इसमें नुमेरिक में सिंपल होता है। फिर फ्लोट है, फ्लोट की वैल्यू जो है ना 10 रेज़ पावर आपके पास 308, यानी उससे काफ़ी ज़्यादा होती है इससे। फिर आपके पास आ जाती है रियल नंबर, तो रियल नंबर में भी आपके पास पॉइंट से 38 से लेकर माइनस लेकर प्लस 38 तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये डेटा टाइप्स डिफाइन की जाती है। अब डेटा टाइप्स को लाजमी है कि आप डेटा टाइप वो यूज़ करें जो जिससे आपका काम बन जाए। अगर बड़ी डेटा टाइप आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा जो है स्पेस लेगी, और ज़्यादा स्पेस लेने की वजह से आपका जो है वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वो लोड होने में भी टाइम लगाएगा और उसकी एफिशिएंसी भी मुतासिर होगी। तो इस वजह से डेटा टाइप हमारे पास हमेशा वो यूज़ करनी चाहिए जो हमें के रिक्वायर्ड हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता है आपका जो रोल नंबर है वो 255 से कभी इंक्रीज़ ही नहीं होना, तो हम ये जो है टिनी इंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम रियल नंबर करें या फिर हम जो है न्यूमेरिक करें, इतना ज़्यादा हैवी वैल्यू लेने की बजाय वो नंबर इस्तेमाल कर लें जिसमें हमारा काम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाती है डेटा टाइप में डेट है और उसके साथ जो है टाइम है। डेट में आपको ये बताता है इस तरीके से, पहले ईयर शो होता है, फिर मंथ और फिर डे, और इसी तरीके से टाइम में आपके पास आवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं और ये सेकंड्स होते हैं। और अगर डेट टाइम इकट्ठा करना चाहेंगे तो फिर आपको ये दोनों चीज़ें इकट्ठी शो करके दिखा देगा। अब आपको आप पे डिपेंड है कि अगर आप सिर्फ डेट शो कराना चाहते हैं कि आपके पे कोई चीज़ है, कोई कब उसको लॉग इन हुआ है, तो उसकी डेट और टाइम आपको चाहिए तो वो दोनों होगा। और अगर आपने सिर्फ उसकी उस डेट का खसूसी टाइम देना तो फिर आप सिर्फ टाइम, और अगर खाली आपको डेट चाहिए, मिसाल तौर पर के फलां डेट को कितनी जो है वो हमारी सेल हुई, तो उसके लिए हमें खाली जो डेट ही चाहिए होगी, तो हम खाली डेट लिखेंगे, टाइम की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टाइम स्टैम्प्स स्टोर द नंबर ऑफ सेकंड पास सिंस इन द यूनिक्स इपॉक। हमारे पास जो होता है कि ये एक टाइम स्टैम्प है कि कब से जो है सिस्टम में टाइम टोटल चल रहा है, ये कुल मिला के हमें जो है ना वो उसके सेकंड्स बता देगा। यस, स्टोर्स यस 2 डिजिट्स और 4 डिजिट्स फॉर्मेट, ये आपके पास जो होता है ये दो में भी हो सकता है, यानी कि जैसे आप 2020 है तो ये खाली आप 20 लिख लें, तो ऐसे भी हो सकता है 2020 लिख लें, आपकी मर्जी। ये रेंज है इसकी 1901 से लेकर 2155 4 डिजिट में, और रेंज है 70 टू 69 रिप्रेजेंटिंग द ये, इस लिहाज से ये ये कि अगर आप दो में आप करना चाहते हैं तो ये आपके पास 70 करा देगा या 69 करा देगा, और अगर 4 में तो ये टोटल ये करेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है करेक्टरिस्टिक, या फिर चार में करेक्टर के लिहाज से हमारे पास आती है। इसमें ये बेटा आप डेट टाइप्स थोड़ी सी आप देख लीजिएगा क्योंकि टाइम इसका ख़त्म होने वाला है। अगर कोई मसला हो तो फिर हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी है तकरीबन 1 मिनट है, एक में देख लेते हैं। करेक्टर में हमारे पास क्या होते हैं, मैक्सिमम लेंथ हमारे पास होती है बेटा 800 करेक्टर हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और वार चार में जो होती है हमारे पास इसकी लेंथ जो होती है ये भी 800 होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है वार चार मैक्सिमम। मैक्सिमम जो होती है ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि उससे आप कह लें कि डबल उससे जो है रेंज इसको ये ज़्यादा देता है। जबकि अगर टेक्स्ट है तो ये तकरीबन 2 GB तक टेक्स्ट जो है वो स्टोरेज जो है फ्राहम करता है, ठीक है। वार चार जो है इसका एक इशू ये है कि ये माई एस क्यू एल के साथ जो है सपोर्टेड नहीं है, जबकि एस क्यू एल यानी स्ट्रक्चर क्यू लैंग्वेज जो है उसके साथ जो सपोर्टेड है। एन चार इसी तरीके से है, इसकी लेंथ जो होती है 4000 होती है, और एन वार चार इसकी भी तकरीबन 4000। एन चार और एन वार चार ये तकरीबन आपस में मिलते जुलते